हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पावर सीरीज़ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। पावर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस के बारे में थोड़ा रिमाइंड करवाऊंगी इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में ये सब पढ़ चुके हैं। तो अगर f1z, f2z, f3z सो ऑन ये फंक्शंस है आर सिंगल वैल्यूड functions defined on closed bounded domain D। ठीक है, फंक्शन हमें पता है एक डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइन होता है। तो जो डोमेन है वो कैसा है, क्लोज्ड बाउंडेड सेट है। ओके, तो f1, f2, f3 सो ऑन ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है इस डोमेन पे डिफाइंड। तो ये जो इन फंक्शंस का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इस तरह से अगर हम इसे लिखते हैं, ठीक है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ये फंक्शंस का सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, इज कन्वर्जेस टू fz। किसी फंक्शन fz पे कन्वर्ज होता है इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n such that mod fnz minus fz less than epsilon for all n greater than equal n नोट। जैसे जैसे n नोट से बड़ा मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे एफ एन जेड और एफ जेड का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जेड इक्वल एफ जेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो एन नोट की चॉइस है ये एप्सिलॉन और जेड दोनों पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो ये हमारा डी डोमेन है, तो इसमें जेड की अलग अलग वैल्यूज होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो जैसे मान लो ये z1 लिया है, तो एप्सिलॉन हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया और पॉइंट z1 सेलेक्ट कर लिया। उसके हिसाब से एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज n1 आया, फिर हमने पॉइंट z2 लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये इसके हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर n2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर n नोट हमने लिया है या फिर नेचुरल नंबर के हेलो, वो उसकी चॉइस जो है वो एप्सिलॉन और z दोनों पर डिपेंड करती है। तब तो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है। अब अगर एक यूनिफॉर्म एन नोट ढूंढ लिया जाए, मतलब एन नोट की चॉइस जो है ये पॉजिटिव इंटीजर जो है ये सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, z की कोई भी वैल्यू ले लो, एप्सिलॉन और एन नोट वही सेम रहेंगे, तो जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो इफ एन नोट डिपेंड्स ऑन, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एन नोट जो है ये इस तरह से लिख देते हैं हम, एन नोट जो है वो दोनों पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन और जेड दोनों पर। ऐसे लिख देते हैं, एफ एन नोट जो है वो एप्सिलॉन और जेड दोनों का फंक्शन है, मतलब एन नोट की चॉइस एप्सिलॉन और जेड दोनों की चॉइस पर डिपेंड करती है। और इफ एन नोट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली, अगर एन नोट सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो, देन सीक्वेंस जो है फंक्शंस का सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ जेड। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन जाता है सीक्वेंस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट रिमाइंड करवा रही हूँ। इसके बाद आता है सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, उसके बाद आता है सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो ये जो सीक्वेंस की टर्म्स थी ना, f1z, f2z, f3z, इनको अगर ऐड कर दिया जाए, fnz, ऑफ कोर्स n टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस की सीरीज है। ठीक है, अब ये फंक्शंस की सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, देखो एक तरीका तो हमने ये पढ़ा था, लेट हम इसके n टर्म्स का जो सम है
f1 f2 fn, n फंक्शंस का सम है उसे Sn अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब अगर ये इफ सीक्वेंस SnZ, ये जो n टर्म्स का सम वाला जो फंक्शन है इसका सीक्वेंस कन्वर्जेस, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है इट इम्प्लाइज ये सीरीज भी क्या होगी, ऑल्सो कन्वर्जेस, सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का एक और टेस्ट है वेरस्ट्रास एम टेस्ट। लेट एफ एन जेड बी एन सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस की सीरीज है। लेट अगर हमें फंक्शन के मॉड्यूलस से ग्रेटर देन और इक्वल कोई पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाता है, देखो ये फंक्शन नहीं है, रियल नंबर है क्योंकि ये z से फ्री है, इसमें z नहीं है, ये z का फंक्शन है, इसका मॉड्यूलस अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन की सीरीज थी, अब यहाँ से z वेरिएबल हट गया तो ये नॉर्मल सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज जो हम पढ़ते हैं, देखो इस तरह से हमने इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हमने पढ़े हैं, रेशियो टेस्ट, कोशियनेट रूट टेस्ट, राबे टेस्ट, गोस टेस्ट, बहुत सारे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो ये वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। तो अगर फंक्शंस की सीरीज़ फंक्शंस की सीरीज़ के लिए हमें हर फंक्शन के मॉड्यूलस से ग्रेटर देन इक्वल एक रियल नंबर मिल जाता है और ये रियल नंबर से जो सीरीज़ बनेगी अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो फंक्शंस की सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ़ सीरीज़ एम एन, ये एम एन मतलब सीरीज़ यू एन टाइप हो गई, इज़ कन्वर्जेंट, इट इम्प्लाइज सीरीज़ एफ एन जेड इज़ uniformly and absolutely convergent, ठीक है। फंक्शंस की सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो मैंने बता दिया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, अगर ये सीरीज जो है फंक्शन की ये भी कन्वर्जेंट हो और इससे एसोसिएटेड जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है मोड एफ एन जेड, ठीक है, वो भी कन्वर्जेंट हो, ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, तो हम कहते हैं दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का दूसरा टेस्ट वेरस्ट्रास एम टेस्ट। एक और चीज़, अगर कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो कन्वर्जेंट तो होती ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम क्या कहते हैं कि पूरे डोमेन के जितने भी z है उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाए, ठीक है। तो वो अलग अलग अगर हम z की वैल्यूज़ के लिए लेंगे तब भी वो वैलिड होगा। तो जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है सीरीज़ वो कन्वर्जेंट तो होती ही है, ठीक है। तो ये हो गई सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस की बात। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ पावर सीरीज़, हमें पावर सीरीज़ पढ़ना है, तो मैं पावर सीरीज़ डिफाइन करती हूँ। पावर सीरीज़, देखो पावर सीरीज़ जो है ये इनफाइनाइट सीरीज़ ही है फंक्शंस की, लेकिन एक स्पेशल टाइप की इनफाइनाइट सीरीज़ एन टेकिंग वैल्यू 0 to infinity a n z माइनस ए की पावर n, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन एफ एन जेड था ना इस तरह से डिफाइंड है, इज कॉल्ड पावर सीरीज अराउंड पॉइंट z इक्वल a। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसे हम कहते हैं z इक्वल a के अराउंड पावर सीरीज़, ठीक है। तो अगर हमें ओरिजिन के अराउंड पावर सीरीज़ देखनी हो तो a को 0 पुट कर दो, ठीक है। सो सीरीज़ n टेकिंग वैल्यू 0 to infinity a n z raised to power n is a पावर सीरीज़ अराउंड z इक्वल 0 यानी कि ओरिजिन,
ठीक है। तो पावर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज ही है। यहाँ पे जो हमने सीरीज एफ एन जेड लिखी थी ना, तो फंक्शंस इस टाइप के होंगे, एनी कांस्टेंट और z माइनस ए की पावर n। ठीक है। तो पावर सीरीज की कन्वर्जेंस मतलब वही सीरीज की कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस या फाइन चेक करनी हो या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी हो, तो उसके लिए एक तो जो मैंने मेथड बोला कि जो ये जो सीरीज़ है इसके n टर्म्स का जो सम फाइंड आउट कर लो, वो जो सम फंक्शन है उसका सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर उसका सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। दूसरा तरीका हो गया वेरेस्ट्रास एम टेस्ट, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने का। ठीक है। इसके अलावा जो सिलेबस में मेंशन है वो है एबेल्स थ्योरम। एबेल थ्योरम के यूज़ से हम कैसे इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वैसे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होती है, अगर सीरीज से एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। लेकिन क्योंकि एबेल्स थ्योरम पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करती है तो हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी देख लेनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से हमारा क्या मतलब है। इफ पावर सीरीज, हम ओरिजिन के अराउंड वाली पावर सीरीज लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो n0 से इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑब्वियस, इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, हमेशा ये अंडरस्टूड होगा। इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, एंड मोड ए एन जेड रेज टू पावर एन, इससे एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। इट इम्प्लाइज, ये वाली जो सीरीज है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ओके, फिर एक और डेफिनेशन बनती है कि अगर ये कन्वर्जेंट है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस, if series is convergent but इस सीरीज से एसोसिएटेड जो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। इट इम्प्लाइज सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है और उसी को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब हम एबेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहले मैं एबेल्स का स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो एबेल्स थ्योरम है, इफ द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर z इक्वल z नोट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम z की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें z0, ठीक है, और पावर सीरीज में पुट कर दें, मतलब z की जगह z0 पुट कर दें। तो देखो z की जगह z0 पुट कर दिया, मतलब ये जो फंक्शंस की सीरीज थी ये अब नॉर्मल जो सीरीज होती है रियल नंबर्स की उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें ये दे रखा है कि अगर ये पावर सीरीज z बराबर z0 के लिए कन्वर्जेंट है, देन पावर सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर मोड z लेस देन मोड z0। तो ये जो पावर सीरीज है ये इस कंडीशन के लिए, जब भी z का मॉड्यूलस z0 के मॉड्यूलस से लेस होगा तो ये पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या हुआ, इससे एसोसिएटेड जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करना है। ये तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये वाली पावर सीरीज z बराबर z0 के लिए कन्वर्जेंट है, और हमें प्रूव ये करना है कि ये वाली जो पावर सीरीज है मॉड्यूलस वाली, ये कन्वर्जेंट होगी अगर मोड z लेस देन होगा मोड z0। और ये कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखो, गिवन है पावर सीरीज
ए एन जेड रेज टू पावर एन कन्वर्जेज फॉर z इक्वल z नोट नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दे रखा है कि पावर सीरीज z नोट पावर n, z की जगह हमने z नोट पुट कर दिया, इज कन्वर्जेंट। ये हमें सीरीज कन्वर्जेंट दे रखी है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे z, यहाँ पे इसमें से z हट गया, तो अब ये फंक्शन की सीरीज नहीं है, ये रियल नंबर्स की सीरीज है, मतलब इस टाइप की सीरीज है, ठीक है। तो जब ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्जेंट होती है इफ कन्वर्जेस, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 होता है। ये इनफाइनाइट सीरीज जो टॉपिक है उसमें पढ़ा हुआ है हमने थ्योरम में, ठीक है। तो जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो nth टर्म में अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इक्वल आता है 0 के, ओके। तो यहाँ ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जेड नोट पावर n इक्वल होगा 0 के, ठीक है। मतलब जैसे जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये नंबर जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 मोड ए एन जेड नोट पावर n लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n नोट हम कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी n नोट से बड़ा है, n नोट से बड़ा है मतलब बढ़ता जा रहा है, जब भी n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये जो नंबर है इसका मॉड्यूलस एप्साइलन से छोटा है, और एप्साइलन पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी कि अगर हम इसे लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी। तो इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम इसे लिख सकते हैं मोड ऑफ ए एन मोड जेड नोट पावर n लेस देन एप्साइलन, ठीक है। अगर हम यहाँ से मोड ए एन की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बी लेस देन एप्साइलन अपॉन मोड जेड नोट की पावर n, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, ये जो कंडीशन दे रखी थी ना, दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर z इक्वल्स टू z नोट, उससे ये वाली कंडीशन बन गई हमारे पास। अब हमें चेक क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, या फिर कह लो ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो हम इस सीरीज से स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिखती हूँ ये, तो सीरीज n taking summation n taking value 0 to infinity a n z raised to power n, ये वाली सीरीज हमें चेक करनी है, या फिर कह लो कन्वर्जेंट प्रूव करनी है। तो इसे हम लिख सकते हैं n taking value 0 to infinity mod of a n mod z raised to power n, ठीक है। अब हम ए एन के लिए ये कंडीशन यूज़ करते हैं, ए एन इज़ लेस देन, तो जब हम ए एन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन टेकिंग वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी एप्साइलन मोड जेड बार एन अपॉन मोड जेड नोट बार एन, क्योंकि एप्साइलन कांस्टेंट है तो ये समीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट की पावर एन, ठीक है। ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से, और ज्योमेट्रिक सीरीज हमें पता है कन्वर्जेंट होती है इफ आर इज लेस देन 1। तो ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होगी अगर ये जो मॉड्यूलस है z अपॉन जेड नोट का ये लेस देन 1 हो जाता है तो, ठीक है। और इस सीरीज से ये वाली सीरीज बड़ी है, तो जब ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो हियर सीरीज n 0 to infinity z naught power n converges if mod z upon z naught less than 1, यानी कि mod z less than mod z naught। तो इधर वाली सीरीज जो है ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और इससे ये वाली साइड ग्रेटर है तो कंपैरिजन टेस्ट से, बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज a n z raised to power n converges for mod z less than mod z नोट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सीरीज a n z raised to power n converges absolutely,
फॉर मोड z लेस देन मोड z नॉट, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस प्रूव करने का ये काफ़ी इजी तरीका हो गया। अगर हमें इस सीरीज़ को एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो z की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी z की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट आ गई, तो जब मोड z लेस देन होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के मोड से, तो सीरीज़ हमारी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। तो ये एबेल्स थ्योरम का प्रूफ। तो इस वीडियो में हमने पावर सीरीज़ की डेफिनेशन, कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये सब क्या होता है ये, और पावर सीरीज़ की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एबेल्स थ्योरम पढ़े। अगली वीडियो में हम कोशी-हडमार्श थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि पावर सीरीज़ की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने में काम आती है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।